जल्दी बैठा कर बकलोल। ग्रीन हाउस पढ़ा दिए थे? ग्रीन हाउस पढ़ा दिए थे? अगर ग्रीन हाउस बहुत बड़े लेवल पे हो जाएगा तो ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग ये कितने एरिया पे होता है? छोटा। ये होता है बड़ा। क्या होता है? बड़ा। इसका नामकरण आर्हेनियस, इसका नामकरण बैली बोकल। बोतल नहीं, बैली बोकल। बैली बोकल। लाइव वाले सब लोग को गुड मॉर्निंग। जल्दी जल्दी स्टार्ट करो लोग। सर पॉलिटी के क्लास में एक ही क्लास है, लाइव में बस अभी एक ही है, हालांकि ऐसे तो 4 है। आज हम उसको चारों डाल देंगे यहाँ पर। सर्वरों को ना बचा के चलना पड़ता है रे बबुआ, सब चीज ना देखना पड़ता है। ग्लोबल वार्मिंग में बढ़ा दिए थे। उमस की घटना को क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। अभी ग्लोबल वार्मिंग को सबसे बेहतरीन ढंग से महसूस कर रहे हैं हॉल नंबर 5 वाले लड़के। हॉल नंबर 5 में लड़का ऐसे कुछ आ गया, एग्जॉस्ट फैन का जगह ही नहीं है उसमें, चारों ओर से जगह नहीं है उसमें, तो उसके लिए हम लोग उसको छतरी वाला एग्जॉस्ट फैन दे रहे हैं। समझ में क्या? छतरी वाला। तो वो बेचारा सब 1-2 दिन उन सबको और वेट करना पड़ेगा। हालांकि कल हम सोच रहे हैं उसमें एक एसी लगवा दें। यहाँ से एक तो गर्ल्स वाला एसी है, उसको हटा के यहाँ से और वहां भेज देना है हॉल नंबर 5 में। गर्ल्स सबके पास एसी का क्या जरूरत? आप लोग को एसी की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। देखिए पंखा की जरूरत है कि नहीं है? अगर कहिएगा, देखिए हम आप लोग को कितना रेस्पेक्ट करते हैं। एक बार आप कह दीजिए एसी हटा दीजिए, तुरंत हटा देंगे। हाँ, और एक बार आप कहिए कि सर पंखा खुलवा दीजिए, देखिए हम कैसे पंखा खुलवाते हैं। आंधी तूफान की तुरंत पंखा निकाल दीजिए। चलो ध्यान से देखते हैं, सुनिए ध्यान से। ग्लोबल वार्मिंग और ये ग्रीन हाउस बात बराबर ही है, ये उमस पैदा करता है, और तो इसमें कोई बात था नहीं। यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग या कार्बन ये ग्रीन हाउस दोनों एक ही जैसे गैसों की वजह से फैलता है। हालांकि सबसे ज्यादा फैलता है किसके वजह? जल वाष्प। जल वाष्प। हालांकि जल वाष्प कोई गैस तो है नहीं यहाँ पर। इसके बाद सबसे ज्यादा CO2। CO2 है कि नहीं आप लोग में? CO2 है सबसे। CO2 का किसी को दिक्कत? आगे बोलो। अगला देखिए, इसके बाद किससे फैलता है? CFC, CH4, मीथेन, ये सबसे फैलता है। मीथेन गैस। कौन सा गैस? मीथेन गैस। ये सब बहुत सारी गैस है, मेनली यही 2 गैस याद रखिए, मेनली ये 2। मीथेन भी क्या करता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट को उत्पन्न करता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी क्या करता है? ग्रीन हाउस को इफेक्ट करता है थोड़ा सा। CFC बहुत कम मात्रा में करता है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है, चलो ध्यान से दो। इस सारी वजह से क्या उत्पन्न होता है? ग्रीन हाउस। छोटे से एरिया में है तो ग्रीन हाउस, बड़े एरिया में जैसे आप देखिए ध्यान से, इस एरिया में आप सबका पसीना हो रहा है और पंखा जो है उस पसीना को उड़ा रहा है, तो आपके पसीना किस रूप में है? जलवाष्प। और वो अगर एग्जॉस्ट फैन नहीं रहेगा तो पसीना इसी में रुका रह जाएगा। पसीना क्या हो जाएगा? इसी में रुका रह जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पर। तो ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस, मेनली कौन सी गैस जिम्मेदार हो गई ग्लोबल वार्मिंग के लिए? हाँ, जलवाष्प, CO2, CH4। आगे बढ़ जाए, चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं। चौबीस सौ फैक्ट वाली बुक। भाई देखियो, हमारी बुक हमारा फोटो नाम के मत छाप दे, बुक हम आपको खुद बता देंगे। 11,000 का एक ठो 11,000 का एक ठो बुक है रेलवे का, मतलब 11,000 रुपया का नहीं रे, 11,000 क्वेश्चन है। समझ में आ गया? RBD पब्लिकेशन का, समझ में आ गया कि नहीं? अरे बहुत सस्ता किताब है, 650 पेज का किताब 150 रुपया में। तेरी फोटो कॉपियो करा के दिखा दो ना वहां पे। वो किताब आप रेलवे के लिए ले सकते हैं। उसमें रेलवे के पिछले 11,000 का क्वेश्चन है। अगर आप उसको पढ़ लेंगे ना, अगर वो पढ़ लिए तो आपका रेलवे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बस उसमें करंट नहीं है, करंट को छोड़ के सब उसमें है, A to Z उसमें। 1-2 को नहीं है, 11। उससे आपको पैटर्न भी समझ में आ जाएगा।
वो किताब हमको लाने में ना मेनली वो इतना सस्ता, क्योंकि हमारा झगड़ा हो गया था वो चाइनीज कंपनी के साथ। छाव माव कह रहा था कि कह रहे थे हमसे सस्ता किताब आप नहीं बना सकते हो कहीं भी। हम कह चाइनीज तो नहीं, चलिए यहाँ से सस्ता किताब नहीं बना। वो हमको कह रहा था 250 कम से कम किताब लगेगा, 650 पेज का किताब। हमको देख तो हम भारतीय जुगाड़ दिखाते हैं कैसे आता है। कागज अलग से लाए, उसको सिलने के लिए जो धागा होता है वो अलग से, प्लास्टिक अलग से, स्याही अलग से, जहां जो देश सस्ता मिला वहां से ले आके। और हम अब कहें कि छपाएगा कहाँ, तो जयपुर में अखबार जहां छपाता है ना, तो उससे हम कहें कि सुनिए ना, आप अखबार तो रतिये को ना छापते हैं, दिन भर तो आप लोग न्यूज कलेक्ट करते हैं और शाम को आप लोग अखबार छापना चालू करते हैं। आप एक काम कीजिए, दिनों में हमारा किताब छाप दीजिए। अखबार वाला कहा कि 1 नंबर बात बोले हम, किसी से बताइएगा नहीं। हम कहें छापिएगा जब तक तो बताएंगे नहीं किसी। कौन अखबार में छपवाए पता है आपको? अखबार के कारखाने में छपाए। भारत में हजारों अखबार के कारखाना है जहां छपा रहा है, हम नाम थोड़े लिए हैं भाई। तो हम कौन चीज, उससे क्या पता चल जाएगा? हमको घेरेगा, बड़ा मुश्किल है उस शख्स को गिराना जिसे ठोकरों ने चलना सिखाया। तो वहां हम लोग छापे तो सस्ता पड़ा, तो आप लोग उस किताब को क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। देख एक सेकंड बाबू, तूर दी क्या हो, कौन सी तूर दी हो? टूटेगा तो चलो ध्यान से देखो, तूर देती है उस बेंच पे। बहुत बड़ी लड़की को स्टूल मत दिया करो। चलो ध्यान से देखते हम लोग यहाँ पे। ग्लोबल वार्मिंग का ये सब चीजें समझ में आ गई। यहाँ पर आप लोगों को ग्लोबल वार्मिंग कहाँ होता है। ग्लोबल वार्मिंग को अगर रोकना है तो आपको उन सारी गैसों का पहचान करना पड़ेगा जो ग्लोबल वार्मिंग को कर रही हैं। अब देख, ग्लोबल वार्मिंग को क्या CO2 करता है? क्या ग्लोबल वार्मिंग में मीथेन जिम्मेदार है? नाइट्रोजन ऑक्साइड जिम्मेदार है? तो जो जो गैसें ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार हैं उन सबको आपको क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। अदरवाइज पृथ्वी पर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा और बर्फ बहुत ही तेजी से पिघलने लगेंगे। तो इन गैसों, जो गैसें ग्लोबल वार्मिंग को फैलाती थी, उन सारी गैसों के ग्रुप को कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बन फुटप्रिंट। अगर हम आपसे कहते हैं ऑक्सीजन कार्बन फुटप्रिंट में आएगा, जलवाष्प आएगा, अरे भैया आएगा, फुटप्रिंट में तो आएगा, गैस है या नहीं उससे बोला। तो उन सारे गैसों का समीकरण समूह जो ग्रीन हाउस या ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, उन सारी गैसों को हम लोग क्या कहते हैं, लोग कार्बन फुटप्रिंट। अगर हम आपसे कहते हैं कि ग्रीन हाउस या ग्लोबल वार्मिंग को रोकना है तो सीधे आप कहिए कि कार्बन फुटप्रिंट को कम कीजिए। तो जो जो गैसें किसे फैलाती हैं, ग्रीन हाउस और ग्लोबल वार्मिंग को, उन सबको क्या कहेंगे हम लोग, कार्बन फुटप्रिंट। तो 1997 में एक समझौता हुआ, क्योटो प्रोटोकॉल, जापान में। कब हुआ? 1997 में, 1997। जापान के किस शहर में? क्योटो शहर में। इसमें कहा गया कार्बन को कम करने के लिए, CO2 को कम करने के लिए। यानी CO2 को केवल कम करेंगे कि CO2, CH4, NO2 सबको कम करेंगे? तो हम यहाँ लिख सकते हैं सीधा कार्बन फुटप्रिंट को? नहीं लिख सकते हैं। कार्बन फुटप्रिंट को सीधे क्या कर दीजिए, कम कर दीजिए यहाँ पर। इसके लिए कार्बन फुटप्रिंट को कम करना की बात कही गई। कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल हुआ? क्योटो प्रोटोकॉल। आगे बढ़ जाते हैं। 87 में जापान में क्योटो प्रोटोकॉल हो गया। अब आप अरे भाई 10 को जोड़ दो, 87 प्लस 2, समझिए ध्यान से। इसमें क्या कहा गया, देखिए एक बात बताइए, सारे देशों को औद्योगिक चलाना है, गाड़ियां चलानी है, वाहन चलाना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देना है। जैसे जैसे आप इंडस्ट्रीज को बढ़ाएंगे आपको ईंधन को जलाना पड़ेगा।
फैक्ट्री को चलाने के लिए, बॉयलर चलाने के लिए, बड़ी बड़ी मशीनें चलाने के लिए, ट्रेन चलाने के लिए, सब चलाने के लिए आपको मजबूरी में ईंधन जलाना पड़ेगा। और ईंधन जलाएंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड ससुरा जान लेके रह जाएगा आदमी का। तो आप बताइए कार्बन मोनोऑक्साइड सही है? तो हम लोग गाड़ियों में क्या लगाते हैं? कैटालिटिक कन्वर्टर। यह कैटालिटिक कन्वर्टर संक्रमण धातु का बना होता है। यह कार्बन मोनोऑक्साइड को किसमें बदल देता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम लोग को तत्कालीन फायदा तो मिल जाता है, भैया मरने से बच गए, दम घुटने वाली गैस नहीं। लेकिन लॉन्ग टाइम में क्या होता है? लॉस होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने की सबसे क्षमता समुद्र में थी और समुद्र अपनी क्षमता के बराबर सोख चुके हैं। अब हमें रोकना है तो इंडस्ट्रीज को क्या करना पड़ेगा? रोकना पड़ेगा। कोई अपनी इंडस्ट्रीज रोकेगा? नहीं रोकेगा। डोनाल्ड ट्रंप जो पगला था, ये पेरिस क्लाइमेट सम्मेलन से हट गया, कहा कि ना हम अपना जितना मन धुआं उड़ाएंगे हम यहाँ पर। जो बाइडेन आए कहे कोई बात नहीं, पगला था, हम उससे बड़े पगला है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? कुछ करे कोई ठीक नहीं रहता। लेकिन एक चीज है, क्लाइमेट चेंज को लेकर वो थोड़ा सा ठीक थे। आगे बढ़े। कुछ ही पढ़ा रहे थे जी, बीच बीच में फोन आके डिस्टर्ब हो जाए। हाँ, क्लाइमेट चेंज से अलग हो गया। तो क्योटो प्रोटोकॉल में कहा गया कि हर देश के लिए एक कार्बन इमिशन का हम कोटा बना देते हैं कि आप इतना कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करेंगे तो आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे। हर देश का क्या कर दिया गया? एक लिमिट बना दिया गया। अगर कोई देश उस लिमिट से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है तो यूएन का जो पर्यावरण क्लाइमेट कंट्रोल डिपार्टमेंट है वो उस पर पेनाल्टी के रूप में पैसे लगा देता है कि आप इतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं कर सकते। समझ में गया? अब कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में दो देश सबसे आगे हैं, एक चाइना और एक अमेरिका। चाइना फॉलो भी करता है, अमेरिका तो सबसे जो बाइडेन के टाइम पे फॉलो नहीं कर रहा था। कार्बन क्रेडिट से फायदा ये हुआ कि जिन्हें बहुत ज्यादा उत्सर्जन करना था छुट्टा सांड की तरह, उन पर एक लगाम लग गई। लेकिन बहुत ऐसे देश हैं जहां पर जितना उनको कोटा दिया गया है कि आप इतना कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित निकाल सकते हैं, वो उतना भी नहीं कर पाते। जैसे नेपाल, कोई इंडस्ट्री नहीं, भूटान कोई इंडस्ट्री नहीं, अफगानिस्तान कोई मतलब नहीं, उन सबको बस तालिबान से मतलब है, मुर्गा लड़ाएगा सब एकदम बढ़िया से, खत्म कहानी। तो बहुत से ऐसे देश हैं जिनकी अपनी जो क्रेडिट लाइन है वो वहां तक भी कार्बन का उत्सर्जन नहीं कर पाते हैं। तो इससे फायदा क्या हुआ? जैसे मान के चलिए किसी के कोटा में बचा हुआ है कि 1 लाख टन अभी उसके कोटा में बचा है कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन, और किसी देश का कोटा कंप्लीट है। तो ये बताइए अगर उस कोटा से ज्यादा करेगा तो यूएन को क्या देना पड़ेगा? पैसा, फाइन। और यूएन चार्ज बहुत तगड़ा काटता है। तो जो देश ज्यादा उत्सर्जित नहीं कर पा रहा है ये क्या करेगा? उससे उतना कोटा खरीद लेगा। क्या करेगा? खरीद लेगा। तो इससे जो गरीब देश है, जिनके पास इंडस्ट्रीज नहीं है, फैक्ट्रीज नहीं है, वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं उत्सर्जित कर रहे थे, तो अब क्या है कि उसके बदले वो क्या कमा सकते हैं? पैसा। तो इसे क्या कहा है? कार्बन क्रेडिट व्यवस्था। कौन सा व्यवस्था? कार्बन क्रेडिट। कार्बन क्रेडिट व्यवस्था कहां से आया था भाई? इसी में आया था। देखिए कार्बन क्रेडिट व्यवस्था किस प्रोटोकॉल में आया था? क्योटो प्रोटोकॉल। कौन सा प्रोटोकॉल? क्योटो प्रोटोकॉल का मतलब होता है नियम कानून। क्योटो प्रोटोकॉल। कार्बन क्रेडिट समझ में आ गया? कार्बन फुट
पॉइंट समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस में बहुत का अंतर है, बस साइज का अंतर है। किसका अंतर है? साइज का अंतर है। चलिए बताइए ध्यान से, CFC क्या ग्रीन हाउस इफेक्ट डालती है? NO2, मेथेन, CO2। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ? 1900। कार्बन फुटप्रिंट में प्रदूषण करने वाली गैस आती है या ग्रीन हाउस वाली? ग्लोबल वार्मिंग शब्द किसने दिया? हाँ, बैली बेकल, बैली बेकल। आप बताइए, CO2 से प्रदूषण होता है या ग्लोबल वार्मिंग? कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन की मात्रा निर्धारित करने के लिए कौन सा क्रेडिट लाया गया था? कार्बन क्रेडिट। कौन सा क्रेडिट? कार्बन। क्या मीथेन कार्बन फुटप्रिंट में आएगा? मीथेन आएगा कि नहीं आएगा? मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। CH4 इसे क्या कहते हैं? मेथेन। CH4 को क्या कहते हैं? मेथेन। ये क्या है भाई? CH4 मेथेन। यानी ये कार्बन फुटप्रिंट में ये भी आता है मीथेन। मीथेन हमें बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है जहां कहीं भी दलदल यानी गीला जगह आएगा। दलदल यानी मार्सी लैंड। कौन सा? मार्सलैंड। मार्सलैंड का मतलब क्या होता है? दलदल। दलदली जगह में क्या मिलता है आपका? मीथेन। दलदली जगह में मीथेन। अब बताइए, धान के खेत में मीथेन। धान के खेत में क्या मिल रहा है? मीथेन। गाय का गोबर में भी मीथेन। गाय के गोबर में मीथेन। कोयला के खदान में मीथेन। सड़े गड़े कूड़ा कचरा में मीथेन। कौन सा गैस? मीथेन। प्राकृतिक गैस में इसे हम लोग इजीली नेचर से ले सकते हैं, अतः इसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक गैस। तो प्राकृतिक गैस में क्या मिलेगा? मीथेन। नेचुरल गैस में मीथेन। और उसी नेचुरल गैस को चाप दीजिएगा तो वही हो जाता है CNG, चपाइल नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। चाप देने को क्या कहा जाता है? कंप्रेस। तो चपाइल नेचुरल गैस में भी कौन सा रहेगा? मीथेन। उसको एकदम कंप्रेस करके क्या कर दिए? जांत दीजिए धके, तो उसको जांत दिया जाता है, तो उसी को क्या कहा जाता है? CNG। CNG में कौन सा गैस? मीथेन। CNG में नेचुरल गैस में मीथेन, प्राकृतिक गैस में मीथेन, कोयला के खदान में, धान के खदान में, धान के खेत में मीथेन, गाय के गोबर में, गाय जो इसे कौरी करती रहती है उसमें कौन सा गैस? मीथेन। तो सबसे ज्यादा इजीली मिल जाता है मीथेन गैस। समझ? LPG सिलेंडर में मार दिया से आगे बढ़े। मीथेन उस LPG सिलेंडर में मीथेन नहीं, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, प्रोपेन। प्रोपेन, ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन। महकने के लिए इथाइल मरकेप्टन मिलाते हैं क्योंकि उसका गंध नहीं आता है। गोबर से क्या मिलता है? मीथेन गैस। गोबर से मीथेन गैस खाद के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। समझ गया? खाद के रूप में भी हो सकता है। आगे बढ़े। चलिए ठीक है, सबका आपका भी ऑप्शन सही आ रहा है, मीथेन वगैरह सब सही है। चलो बहुत ध्यान से समझ। तो ये सब गैस कौन सी हो गई भाई? मीथेन। कोयले खदान में, कोयला खदान में गाय का गोबर, जानवरों की जुगाली, धान, CNG, नेचुरल गैस, मीथेन। अभी CNG बोल रहे तो डर के बोल रहा है, कहीं LPG तो नहीं है? ध्यान से सुन रहा है। अच्छा ना, LPG ना, मीथेन तब बोल रहा है एकदम प्रेशर लगा के। याद रहेगा ना मीथेन। मीथेन जब, मीथेन जो है ये कभी कभी कीटनाशक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। एक कंपनी थी ये यूनियन कार्बाइड। भोपाल में एक कंपनी थी, अमेरिका की कंपनी यूनियन कार्बाइड। यूनियन कार्बाइड नाम की कंपनी मिथाइल आइसोसाइनाइड बनाती थी। भोपाल में जो कारखाना था, भोपाल में कारखाना का नाम यूनियन कार्बाइड। भोपाल के कारखाने का नाम, भोपाल के कारखाना का नाम यूनियन कार्बाइड है। यूनियन कार्बाइड। यूनियन कार्बाइड में ये 3 दिसंबर से 4 दिसंबर, 3 दिसंबर की रात को लगा था, तो 4 दिसंबर 1984 में 3 दिसंबर 1984 इस कंपनी में मिथाइल आइसोसाइनाइड के 3 बड़े बड़े टैंकर थे। 3 ठो बड़े बड़े टैंकर थे, सब में भरा हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड। उसके एक टैंकर में पानी का रिसाव हो गया। अब मिथाइल आइसोसाइनाइड बहुत ही जहरीली गैस है। इसको बहुत कम मात्रा में कीटनाशकों में मिलाया जाता है ताकि खेत में छिड़किएगा तो मतलब जो भी कीड़े मकोड़े हैं वो कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। अतः कीटनाशक के रूप में इसका प्रयोग
किया जाता है, लेकिन अगर ज्यादा मात्रा आ गई तो मर जाएंगे। अब सोचिए ना, बहुत बड़ा एक ड्राम में एक ढक्कन चाहिए, ऐसे हवा में उड़ जाएगा तो नुकसान करेगा, उसको पानी से बचाना होता है। लेकिन जिस इंजीनियर घोंचू ने उसका डिजाइन बनाया था, पानी का पाइपलाइन उसी के ऊपर से ले गया था। अरे घोंचू कहीं का पाइपलाइन ले जा रहा है, आज ठीक है ना, 10 साल बाद मेंटेनेंस का काम होगा, लीकेज होगा, वहीं में गिर जाएगा पनिया ना, वहीं में से लेके चल गया। सीबीएसई का था। हिंदी मीडियम वाला सबसे पहले यही सोचता है, बिगड़ेगा तो जुगाड़ कहां से लगाएंगे, समझ में गए कि नहीं, पहले से सोचता है यहाँ पे। तो उसने सोचा नहीं और वहीं से लेके चला गया। और उसमें जल का जब रिसाव हुआ तो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस किससे रिएक्शन की थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड H2O से जल से क्या किया था? रिएक्शन किया था। जल से रिएक्शन कर लिया और उसके 3 टैंक में से एक टैंक में रिएक्शन करके प्रेशर बनाने लगा, और वो रिएक्शन करके इतना तगड़ा प्रेशर बनाया, इतना तगड़ा कि उड़ा दिया पूरी तरह से टैंके को, और वो गैस पूरी तरह से भोपाल में फैल गया। और जिसको फैला मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस, उसका फेफड़ा जल गया यहाँ पर, और ये सांस नहीं ले पाता था। अब पूरा सांस के बिना लोग मरने लगे, लोग जगह जगह लोग मरे थे भोपाल में, त्राही त्राही मच गया था वहां पर। और पूरे लोग, आज भी वहां के लोगों में इसका असर है, बहुत सारे लोग उसको भी भुक्तभोगी है, आज भी सरकार उन्हें पेंशन देती है। लेकिन ये राजनीतिक मामला हो गया। बड़ी कंपनी थी मिथाइल आइसोसाइनाइड यूनियन कार्बाइड की, कुछ पैसा खिला दिया। भारत में तो पैसा खिला दीजिएगा तो बहुत कुछ काम हो सकता है, पैसा ऐसे खिला के मैटर सॉल्व कर लिया। लेकिन समस्या ये था कि अब कंपनी को दोबारा रिपेयर करना था। अब रिपेयर करने के लिए 2 गो टैंकवा अभी पहले से वहां था, अब बताइए उसको कैसे निकालिएगा? तो इंजीनियरों ने कहा कि अगर इसको निकालेंगे ना हम, तो क्या होगा भाई, फिर से ब्लास्ट होने की संभावना हो जाएगी। इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं, दोबारा फैक्ट्री को चालू करके खत्म करते हैं। तो जब दोबारा फैक्ट्री चालू किया गया ना, तो भोपाल के लोग शहर छोड़ के भाग गए। कहे ससुरा कहेंगे एगो टैंक बड़कलता तो इतना तबाही मचावे, 2 गो और चालू कर रहा है, भागे यहाँ से। जल्दी जल्दी उसको यूज करके खत्म किया गया। और उसके रिचर्ड एंडरसन जो थे, इनके मालिक थे इस कंपनी के, अमेरिकन कंपनी थी, वो मर गया। भारत में आया भी था, चला भी गया, मर भी गया। 2016 या 17 में मरा है। अब हाँ वही 15-16। अब उस समय के मरने का कितना ध्यान रहता है, मतलब 5-6 साल पहले वो मर गया। मरने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भले वो मर गया, लेकिन उसके खिलाफ मुकदमा चलता रहेगा। सर उसमें मेरे दादाजी का डेथ हो गया था। भाई राहुल सिंह, आप भोपाल के हैं, बहुत से लोगों की मौत हुई थी भाई, बहुत से लोगों की उसमें बहुत जान गई थी, बच्चे छोटे छोटे बड़े थे। एक्चुअली वो गैस थी और हवा क्या कर दिया, पूरा मार दिया। रात का समय था एकदम, लोग सोए थे, भर भर के मरे लोग, एकदम भयानक। कैसे कोरोना में लाश जल रहा था, उस तरह से भोपाल में त्रस्ती, इतनी भयानक त्रस्ती हुई थी। किस गैस के कारण? मिथाइल आइसोसाइनाइड। क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा, डेट भले रेलवे में पूछ देता है कब हुई थी, दिसंबर 1984, 3 या 4 दिसंबर। क्वेश्चन कहता है कि इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस किससे क्रिया की थी, तो जल से, पानी या जल से। ऑप्शन बी पर H2O लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? H2O। कहेगा किससे रिएक्शन की थी? CO2, NO2, H2O और कुछ देखो और दे देगा। तो किससे रिएक्शन किया था? ऑप्शन नंबर बी। किस चीज से रिएक्शन किया? H2O यानी जल से। किसे किया? जल से रिएक्शन करके आगे बढ़ जाए। मिथाइल आइसोसाइनाइड बहुत खतरनाक गैस है, इसका प्रयोग आज भी होता है कीटनाशकों के रूप में। इसलिए बहुत सारे ऐसे कीटनाशक हैं, आंख में पड़ जाएगा तो रोशनी खत्म कर देता है आंख का। इसलिए कीटनाशकों के जो खतरनाक होते हैं उसको प्रयोग करते समय आपको इंस्ट्रक्शन पहले से दे दिया गया रहता है। आगे बढ़ जाए, आपको किसी को कोई दिक्कत नहीं है मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस में? बताइए ध्यान से। दलदली भूमि में पाए जाने वाला गैस कौन सा? इस आता इसे क्या कहते हैं? मार्सी लैंड। मार्सिलोना लिख दिया है, मार्सलोना लिख दिया, लैंड बना दे दीज। समझ में गया? हो गया। अच्छा देखिए, गोबर गैस में, धान की खेत में, गटर यानी नाली में, सड़े गले पदार्थ में, जानवरों के जुगाली, कोयला खदान, प्राकृतिक गैस में कौन सा होता है? मीथेन। प्राकृतिक गैस को जब अत्यधिक दाब लगाया जाता है तो उसे कंप्रेस नेचुरल गैस CNG कहते हैं। CNG, खाली NG लिख दिया, C को कॉमा बना दिया। समझ में गया? यह बहुत ही कम प्रदूषण करती है। भोपाल गैस त्रस्ती कब हुआ था? 3 दिसंबर को। अच्छा चलिए, इस कंपनी में क्या बनते थे? कीटनाशक। इस कंपनी में क्या बनते थे? कीटनाशक। यहाँ एक कॉमन बना के लिख दिया है आप लोग के लिए, सहूलियत के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे 1 नंबर में प्रदूषण, तो प्रदूषण सबसे ज्यादा CO और SO2,
तो पहला में प्रदूषण है, प्रदूषण सबसे ज्यादा कौन करेगा? प्रदूषण में कार्बन मोनोऑक्साइड और SO2। दूसरा बताइए तो क्या था इसमें? ग्रीन हाउस। आप बताइए ग्रीन हाउस में सबसे ज्यादा गैस की बात करेंगे तो CO2। हालांकि CO2 से भी ज्यादा कौन करेगा? जलवा, बट वो तो गैस है नहीं। CO2, CH4, CFC, ये सब क्या करते हैं? सब ग्रीन हाउस। अगर हम कर देते आपसे एसिड रेन, कौन सा रेन? एसिड रेन। एसिड रेन है कि नहीं इसमें? बताइए एसिड रेन में सबसे ज्यादा HNO3, और कौन सा? SO2, और कौन सा? NO2। SO2 और NO2, HNO3, SO2 और NO2, ये सब क्या करेंगे भाई? एसिड रेन। अब एक और चीज होगा, बताइए ओजोन। अम्लीय वर्षा? नहीं, CO2 से अम्लीय वर्षा इससे नहीं होगा। अम्लीय वर्षा ये ज्यादा नहीं कर पाता है, रिएक्टिव नहीं है। ये सब क्या है? सब अम्लीय वर्षा के लिए ज्यादा मोर रिएक्टिव है। अब ओजोन को सबसे ज्यादा कौन नुकसान करता है? CFC। कौन सा? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और कौन हो सकता है? NO2। NO2 डायरेक्ट करता है या पैराक्सिल ऑक्सीटाइल नाइट्रेट बना के? पैराक्सिल ऑक्सीटाइल नाइट्रेट बना लेता है, पैन। इसे प्रकाश रासायनिक धूम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश रासायनिक धूम। देखिए ये सब तो हम आपको पढ़ाई है, यहाँ पे बस एक जगह इकट्ठा करके लिख दिया। ऐसा थोड़ी कि नहीं पढ़ाए थे। पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए? आप बताओ वो पढ़ाए थे कि नहीं? चलिए ध्यान से देखते हैं। इसके बाद क्या है? कैटेलिटिक कन्वर्टर। कैटेलिटिक कन्वर्टर बता दिए कि नहीं बताए? आप बताओ बाबू, कैटेलिटिक कन्वर्टर जो होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड को किस में बदल देता है? कार्बन डाइऑक्साइड में। कैटेलिटिक कन्वर्टर कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे खतरनाक गैस को कार्बन डाइऑक्साइड जैसे कम खतरनाक गैस में बदल देते। ये तुरंत प्रभाव दिखा देता है, जान ले लेगा। ये लंबा प्रभाव दिखाकर ग्लोबल वार्मिंग करता है। कैटेलिटिक कन्वर्टर किस धातु का बना होता है? संक्रमण धातु। संक्रमण धातु पीरियोडिक टेबल के किस ब्लॉक में? डी ब्लॉक में। किस ब्लॉक में? डी ब्लॉक में ट्रांजिशन एलिमेंट पाए जाते हैं, संक्रमण धातु। ये बताइए अगर किसी भी गाड़ी का कैटेलिटिक कन्वर्टर खराब हो गया है तो वो गाड़ी कौन सा धुआं देने लगे? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड खूब अच्छा सुगंध देगा। तो जितना पुरान गाड़ी रहेगी ना, जरले धुआं छोड़ेगी, सुगंध बहुत अच्छा देता है। तो खूब ज्यादा सूंघ लेंगे तो बेहोश करके गिरा देगा, जान ले लेगा। इसलिए जो चीज आपको पसंद है जरूरी नहीं कि अच्छा ही हो, जान ले लेगा। तुम लोग दूसरा मतलब निकालता है, बहुत कचरा है तुम लोग। आगे बढ़ जाएं। कैटेलिटिक कन्वर्टर जरूरी है या नहीं है? हाँ जरूरी है। चलिए जरूरी, लेकिन कैटेलिटिक कन्वर्टर का दुश्मन होता है शीशा। कैटेलिटिक कन्वर्टर का दुश्मन शीशा। अगर आप पेट्रोल में क्या मिलाते हैं? शीशा। तो इंजन की लाइफ बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ जाएगी। इंजन के लिए अच्छा होता है, वो खटखटाहट नॉकिंग को रोक देता है। लेकिन उसका जो धुआं होता है वो कैटेलिटिक कन्वर्टर को बर्बाद करता है। साथ ही साथ वायुमंडल में निकलकर सीसा प्रदूषण फैला देता है, और सीसा प्रदूषण से हमारा तंत्रिका तंत्र डिस्टर्ब हो जाता है। तंत्रिका तंत्र क्या हो जाता है? डिस्टर्ब। तो बताइए पेट्रोल में अगर हम सीसा डालते हैं तो एगो फायदा कि हम लोगों को मिलता है इंजन की लाइफ अच्छी, लेकिन दूगो घाटा। एगो कैटेलिटिक कन्वर्टर हो गया बर्बाद, जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ जाएगा, पॉल्यूशन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा का घाटा कि सीसा प्रदूषण बहुत ज्यादा हो जाएगा। अतः सरकार ने सख्त आदेश दिया है पेट्रोल पर कि आपके पेट्रोल पंप में अगर सीसा पाया गया तो आपको क्या किया जाएगा? पेट्रोल पंप का लाइफ बंद, मतलब सील कर दिया जाएगा, लाइसेंस कर देगा। बताइए कोई भी चीज को अगर आप नैनो पार्टिकल में यूज करेंगे तो घातक होगा कि नहीं? उसकी नेचर क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। अगर हम लोहा चबा जाए तो टेटनस हो जाएगा कि नहीं? मरियो जाएंगे हम। लेकिन उसी लोहा को क्या कर दे? नैनो टेक्नो, क्या बना दे? नैनो, तो क्या होगा? हाँ कुछ नहीं होगा। तब फिर हम लोग के लिए क्या होने लगा? फायदा का। सर पेट्रोल में अल्कोहल डाल सकते हैं? डाल सकते हैं, हो सकता है। वुड अल्कोहल केमिस्ट्री में चैप्टर है बाबू, ईंधन नाम का, उसमें पेट्रोलियम का हर एक चैप्टर के आपको बताएंगे ईंधन का।
ये बायोलॉजी है तो इसलिए आदमी बस हल्का फुल्का बताता है जो काम लायक, लेकिन आदमी फिर ध्यान रखता है कि भाई चैप्टर कौन सा है, बायोलॉजी क्या है, तो वहीं तक आदमी सीमित रख। बाकी केमिस्ट्री में जब आपको ईंधन पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि कैसे जट्रोफा से हम लोग क्या बना सकते हैं ईंधन, गन्ने के रस से हम लोग कैसे गाड़ियों को चला सकते हैं। तो अल्कोहल जो होता है ना उसमें आग पकड़ लेता है, अल्कोहल में क्या पकड़ेगा, आग पकड़े, लेकिन वो आग में उतना दम नहीं रहता है, ऐसे फाए फाए जल जाता है। देहात में समझते हैं फाए फाए, जैसे कागज कैसे जल जाता है, कागज के जलन में दम होता है, लकड़ी में दमदार जलता है, कोयला और यूरेनियम भड़का देते बहुते दम दिखा देगा, फिर यूरेनियम से भाई पंगा नहीं लीजिए, तो फिर कुछ ज्यादा ही दम दिखा देगा, बर्बाद हो जाएंगे हम लोग। इसके बाद कहता है कौन सा प्रदूषण है भाई, इसके बाद अच्छा यूरो मानक, समझिए ध्यान से, यूरो मानक क्या था। आगे देखिए बाबू, चलिए हो तो गया आपको प्रदूषण है, वायु प्रदूषण था, ये सब तो वायु प्रदूषण है। देखिए हम लोग जो थे प्रदूषण को लेके बहुत लेट से जागरूक हुए, हम लोग को तो बाद में पता चला। देहात के लोगों को कहिए ना प्रदूषण होता तो कहीं कौन सी होते रे भागिया, गांव में एकदम ताजा ताजा हवा लग तो आओ यहाँ में, वो लोग अभी भी नहीं जानता है। बट यूरोप वाले बहुत साल पहले ही क्या हो गए थे, एक्टिव हो गए थे। उनका कहना था कि 1 किलोमीटर, कितना किलोमीटर, 1 किलोमीटर अगर कोई गाड़ियां चलती हैं तो 1 किलोमीटर के दौरान में कितना मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 दुनिया भर की उससे ईंधन से धुआं से निकलता है, कितना निकलता है। उन्होंने इसकी मात्रा को फिक्स किया, तो सबसे पहले उन्होंने लाया यूरो मानक 1, जिसे कहा गया यूरो 1। वो लगभग 2.5 ग्राम, 2.7 ग्राम क्या करता था, हाइड्रोकार्बन अपने धुआं के साथ निकालता था। धुआं पे अगर हाथ रखिएगा ना इसे तो काला काला आपका जम जाएगा, क्या हो जाएगा, जम जाएगा। 1 किलोमीटर तक हाथ रखले रह जाएंगे तो 2 ग्राम आपका जम जाएगा। 2 ग्राम में एगो हजमोला बराबर, बहुत हो गया एगो हजमोला, हजमोला बड़ा हो जाता है, हजमोली, हजमोली नहीं हिंगोली, हिंगोली छोटा साइज का होता है, तो वो छोटा साइज का 2 ग्राम का काम हो जाएगा। 2 ग्राम होता ही कितना, बहुत कम। तो जब यूरो 1 मानक की गाड़ियां आती थी तो 1 किलोमीटर में कितने ग्राम निकाल देती, 2.7, कितना, 2 उसी तरह यूरो 2 आया, वो और कम निकाला। यूरो 3 आया, और कम निकाला। अभी के समय में सबसे तगड़ा कौन है, यूरो 6, 0.2 ग्राम निकाल रहा है। कितना निकाल रहा है, 0.2 ग्राम। सोचिए कितना कम धुआं। अतः आज की गाड़ियों में, पहले आज से आप बचपन में देखिएगा, जब आपसे छोटे थे आप लोग, 10-15 साल पहले की बात, तो मोटरसाइकिल स्टार्ट होती थी तो उसका धुआं दिखता था, काला काला धुआं दिख रहा है। ट्रैक्टर में भी दिखता था, जीप, गाड़ी, बोलेरो, मार्शल, उस समय तो जीप होती थी, बाद में आया मार्शल, इस सब में धुआं दिखता था, काला काला फेंकेगा तो क्या होगा, दिखेगा। तो ज्यादा मात्रा में निकलेगा हाइड्रोकार्बन तो निकलेगा। तो सरकार ने दबाव बनाया कंपनियों को, इंजन को इतना रिफाइन करो, इतना रिफाइन करो, इतना ज्यादा उसमें फिल्टर लगाओ। तो धुआं देने से पहले ना उसमें फिल्टर लगाता है, कटोरा जैसा, मच्छरदानी क्या रहता है, समझ गए, तो जाली जाली टाइप का फिल्टर, तो 4-5 गो फिल्टर लगा देता है, उसी को कहते हैं एयर फिल्टर। तो आप जितना गाड़ी चलाइएगा ना तो धुआं पहले भी निकल रहा था, अब वो क्या कर लेगा, फिल्टर में रख लेता है, एयर फिल्टर में क्या करेगा, रख लेगा। और जब गाड़ी आपकी सर्विसिंग में जाएगी 6 महीना बाद, तो एयर फिल्टर को क्या करता है, निकालता है, उसमें पूरा कचरा रहता है, साफ करने लायक रहेगा तो साफ करेगा, नहीं तो पूरा एयर फिल्टर चेंज कर देता है। तो क्या वो प्रदूषण तब वायुमंडल में मिल पाया, नहीं। अभी के समय में चलता है यूरो 6, 0.2 ग्राम दे रहा है। गाड़ी चालू है या नहीं चालू है, आपको इंजन देखना पड़ेगा, आवाज सुनना पड़ेगा, धुआं देख के आप नहीं बता पाएंगे चालू है कि नहीं। लेकिन पहले वाला में एगो तो सोचा टेम्पुआ, आप वो निचवा से ऐसे पिछवा से कांपते रहती है, झन 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 झन, ऐसा धुआं फेंकते रहते हैं वहां पे। अब इस सब पे क्या लगाया गया है, बैन लगाया गया, हटाओ इस सब धुआं देने वाली गाड़ियों को धीरे धीरे यहाँ पे। तो वो गाड़ियां नुकसान करती थी। अभी के वक्त में यूरो कितना चल रहा है, 6। अभी के समय में यूरो 6, यूरो 6 बहुत तगड़ा है, कितना ग्राम दे रहा है, 0.2 ग्राम। हम लोग यूरो मानक को ही अपनाते हैं। हम लोग किसे मानते हैं, यूरो मानक, लेकिन हम उसे कहते हैं भारत स्टेज। क्या कहते हैं, भारत स्टेज। क्या कहेंगे, भारत स्टेज। तो हम लोग पहले लाए थे BS4 2017 में। कब लाए, 2017 में। 2017 में भारत सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया
कि 31 दिसंबर 2017 तक, कब तक? 31 मार्च, दिसंबर नहीं जी, मार्च, 31 मार्च 2017 तक जितनी भी गाड़ियां BS3 की हैं जो ज्यादा धुआं दे रही हैं, वो बिकना बंद हो जानी चाहिए। आखिरी आप बेचेंगे कब तक? 31 मार्च 2017। अब ये आदेश जानते हैं कब दिया गया था? 26 मार्च 2017। 4 दिन टाइम था, 5 दिन। अब कंपनियों के पास ना 4 लाख गाड़ियां थी, 4 लाख से ज्यादा बाइक थे कंपनियों के पास। अब बेचने के लिए टाइम कितना था? कंपनियों ने कहा कि 10,000 का छूट। आप में से किसी को याद है 2017 में मोटरसाइकिल के लिए लूट? भाई बहुत भयानक छूट मिली थी, सब लोग जा जाके क्या किया? ले लिया भाई। क्यों? क्योंकि कंपनी को लगा था कि हमारा जो इंजन है वो इंजन में वैसे भी 31 मार्च के बाद यानी 1 अप्रैल से इंजन को फेंकना पड़ेगा, इंजन को फेंकना पड़ेगा। अब भाई इंजन को फेंकने के लिए इंजन को खोलिए, फिर एक फेंकने के लिए कोई जगह देखिए कहाँ फेंकेंगे, कहाँ भाड़ा रह गया। उससे अच्छा कंपनी ने देखा कि 15,000 का इंजन फेंकने से अच्छा है हम 12,000 का छूट दे देते हैं, तब वो 3,000 कमा लेंगे, है कि नहीं? अब मार कंपनियों ने छूट दिया, लूट मच गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी को नहीं बेचना है, तो कंपनी ने कहा बच लो ना है। भारत के लोग जो है ना फ्री में बस सुनना चाहिए, अरे वो घर उखाड़ ले जाएगा सब, समझ गया? बस उसको क्या दिखना चाहिए? फ्री में तनी सा छूट दिया, मार धज्जी उड़ा के रख दिया। तो भारत स्टेज 3 के जगह 2017 से क्या आ गया? BS4। क्या आ गया? BS4। लेकिन भारत सरकार BS4 की जगह क्या ला नहीं मिलती? BS5। लेकिन उससे पहले ही खोज हो गया BS6। किसका हो गया? BS6। तो बताइए क्या भारत में BS5 आया? सीधे भारत में क्या आया? BS6। BS6 बहुत रिफाइन इंजन है BS6 का। आप देखेंगे ना कोई महक है, ना कोई धुआं देता है, ना कुछ, ऐसा कुछ नहीं। कितना भी स्केलेटर लेंगे तो खाली हल्ला करेगा, एकदम तनाक एकदम उसमें। लेकिन वो इंजन ना धुआं नहीं देगा, बस BS6 होना चाहिए। तो बाइक में तो अभी BS6 दिया है कि नहीं दिया जी? नहीं दिया, दे दिया। 4 व्हीलर में तो बहुत पहले ही दे दिया, वो पिछले ही साल 4 व्हीलर में क्या कर दिया? दे दिया BS6। झमेला होता है सोचो, BS6 यूरिया लेके घूमते रहो उसमें ना BS6 की अगर आपकी गाड़ी रहेगी ना 4 व्हीलर, तो डीजल के साथ साथ आपको क्या डालना पड़ेगा? यूरिया। अब कुछ कंपनी जो होते हैं वो जहां पर डीजल भरने का जगह है वहीं पर यूरिया भरने का जगह दे देते हैं। नया नया पेट्रोल वाला उठा है तो यूरिया वाले में क्या डाल देता है? डीजल डाल देता है, कम दिक्कत कर देता है। तो अभी हम लोग किस पे चल रहे हैं? BS6। किसमें चल रहे हैं? BS। किसी को कोई दिक्कत है वायु प्रदूषण में? अब हम लोग क्या देखेंगे? ध्वनि प्रदूषण। क्या देखते हैं? ध्वनि। देखिए ध्वनि प्रदूषण में कोई ज्यादा खतरनाक प्रदूषण नहीं होता है। ध्वनि की तीव्रता को हम लोग डेसिबल में नापते हैं। 90 डेसिबल से अधिक की ध्वनि किसमें चली आती है? प्रदूषण में। 90 डेसिबल से कम रहेगा तो 80 से 90 वाले को हम शोर कहते हैं। क्या कहते हैं? शोर। सामान्य बातचीत जो होती है, ये सब फिजिक्स में पढ़ना है आपको। सामान्य बातचीत जो होता है 30 से 40 पर होता है। हम आपको जो पढ़ा रहे हैं, अभी जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये 65 डेसिबल पे पढ़ा रहे हैं। कितने डेसिबल पे? 65 डेसिबल पे पढ़ा रहे हैं, इतना सुनाई दे रहा है। लेकिन हम 80 डेसिबल से ज्यादा कर देंगे तो ये शोर में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? शोर होने लगेगा 80 डेसिबल से ज्यादा। और अगर इससे बढ़ाएंगे तो फिर वो प्रदूषण में हो जाएगा। तो प्रदूषण में हो जाएगा। तो 90 डेसिबल से ज्यादा की ध्वनि क्या कहलाती है? प्रदूषण। 90 डेसिबल से ज्यादा की ध्वनि प्रदूषण। किसी को कोई दिक्कत है? 90 से ज्यादा ध्वनि प्रदूषण। अब ध्यान से बताइए, ध्वनि प्रदूषण यानी जो साउंड पोल्यूशन है, इसका लॉन्ग टाइम कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जो सुना उसी तक रहेगा, प्रदूषण खत्म, असर खत्म। लेकिन CO2 में निकला और जब तक पृथ्वी पे है तब तक क्या करेगा? प्रदूषण फैलाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड निकला और निकलते के साथ जब तक ये पृथ्वी पे रहेगा तब तक क्या करेगा? प्रदूषण फैलाएगा। क्या ध्वनि प्रदूषण में ऐसा है? किसी के यहाँ शादी ब्याह होता है, जनरेटर चालू होता है, 3 दिन तक जनरेटर चलाएगा, मोहल्ला वाला पूरा पगलाया रहता है। जनरेटर बंद बंद, खत्म कहानी। बड़ी लगा रे बुझा रहे, बाप शांति शांति। डीजे वगैरह में हरि कीर्तन, हरे राम हरे कृष्ण, 36 घंटा 24 घंटा वाला। और किसी के दरवाजे के आगे चोंगा घुमा दिया, बस उसका दिमाग काम नहीं करेगा। अरे भाई भजन कितना देर सुनेगा? अब भाई थोड़ा सा गीत में अच्छा से कुछ हरि कीर्तन बहुत अच्छे धुन में गाते हैं। और कई गो तो मार ऐसे कोरम पूरा हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे। अरे यार थोड़ा अच्छा से गाओ ना,
उसको धुन बना के गाता है सब, एक एक नया नया गाना पे सेट करके, तो वो पैसा ज्यादा लेता है सब, आई उठा लाएगा सब गाँव का। भाई हम लोग भी इतना हरि कीर्तन होता था तो उसमें तो बंद नहीं होना चाहिए ना, तो कहीं कहीं मोहल्ला में कभी कभी पैसा वैसा हम लोग कहते पार्टी किया जाता, कहाँ से किया जाए, तो देख कहीं हरि कीर्तन हो रहा है वहीं जाके बैठ जाएगा आदमी, और लोग जब थक जाते थे लोग, हम लोग बैठ जाते थे, अरे पंडित थोड़ी हमनियों के तनी आधा घंटा खींच देते हैं, आधा घंटा के 10-20 रुपया मिल ही जाता था, बचपन में हम लोग का यही पॉकेट खर्च होता था। तो उसी में हरी तो जो अच्छा से करता है उससे ज्यादा नहीं उगता, मार ढोल ताशा लेके पीट दे पूरा, यहाँ पे पूरा क्या हो जाता है, उसका कान उठ जाता है। तो लेकिन जैसे बंद होता है उसका प्रभाव भी क्या हो जाता है, बंद। तो ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव एक तात्कालिक प्रभाव पड़ता है, इसका लॉन्ग टाइम कोई घाटा नहीं है, जब तक है तब तक ही ध्वनि प्रदूषण रहेगा। ध्वनि प्रदूषण सड़कों पर ज्यादा होता है, हाईवे वगैरह पे ज्यादा होगा, गाड़ियां आएंगी तो वहां पे, इसके लिए सड़कों के दोनों ओर पेड़ लगा दिए जाते हैं। क्या लगा दिया जाता है, पेड़। तो ध्वनि जब निकलेगा तो पेड़ से जब टकराता है ना, तो उसकी ध्वनि की क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ध्वनि की तीव्रता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो वो छोटे मोटे आवाज को रोक देता है। जैसे माइक के पास यहाँ देखेंगे ना तो कपड़ा है, ये क्या है, कपड़ा। ये क्या कपड़ा करता है, छोटे मोटे आवाज को रोक देता है। जैसे हमारा जबान ऊपर नीचे हो रहा है तो उसके भी टकराने की आवाज आएगी, होंठ ऊपर नीचे होगा उसके टकराने की आवाज, सांस लेने की आवाज आएगी। तो ये सब चीजों को ये कपड़ा क्या करता है, कैंसिल कर देता है। तो ये एक्वेस्टिक करते हैं। तो ऐसे चारों ओर सड़क के किनारे कपड़ा थोड़े टांगेंगे, नोच के लेके चल जाएगा सब बिछौना बनाने के लिए। तो क्या लगा दिया जाता है, पेड़ लगा दिया जाता है। तो पेड़ भी उसी कपड़े का काम करता है, इसे कहते हैं ग्रीन मफलर। क्या कहेंगे, ग्रीन मफलर। और ये क्या है, मफलर, ये मफलर। तो ये मफलर का काम करता है, ब्लैक मफलर बोलता है यहाँ पे, कलर से थोड़ी मतलब होता है। ग्रीन का मतलब होता है पर्यावरण। तो ग्रीन मफलर, सड़कों के दोनों किनारे पेड़ लगाना क्या कहलाता है, ग्रीन मफलर। आपके मोटरसाइकिलों में मफलर लगा होता है, सबसे रिफाइंड मफलर लगा होता है स्कूटी में। इसलिए स्कूटी देखिएगा बगल से चल जाएगी तब पता चलेगा चल गई जोरी, समझेगा कि नहीं, तुरंत निकल जाता है। अब बुलेट में मफलर नहीं देता है, जहां जाएगा धक 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 दहलाते चल जाएगा बुलेट। वहां बहुते लोगों का जान लेता है बुलेट, बहुत। हमने जान पहचान में 3-4 पिछले 10 सालों में हमारे जानने वाले में से 3-4 आदमी की मौत बुलेट के एक्सीडेंट से हो। अजीब है, यहाँ लोगों के अंदर अजीब शौक है, शो ऑफ करने की क्या जरूरत रहता है बुलेट। हमको तो अब क्या है कि दिक्कत हो जाता है कि लोग, लड़का देख लेता है तो फोटो खींचने लगता है, सर जी से देखते मोबाइल निकालेगा, अरे चोटा कहेंगे रखना उसमें। तो नहीं तो हम पहले बाइक से ही आते थे चुपचाप, और भी कोई वही पैशन प्रो रख लेते हैं और उसी से चल जाए, ग्लैमर, पैशन प्रो ग्लैमर उसी से चल जाते, कोनो गली में घुसा देते। अभी तो थोड़ा दिक्कत हो गया, तब गाड़ी उड़ी में बैठ के जाना पड़ता है, ऐने शीशा उसा उठा दो इसमें चुपचाप, ना तो सीधा फोटो खींचने लगता है, समझा। नहीं तो एक ना, लेकिन बुलेट उलेट को लेके उधियाएगा सर, लो तूने बहुत खतरनाक है, बहुत भारी भी होती है, उसमें मफलर देता है, उसमें मफलर नहीं देता है। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट कल समझाएंगे, कल प्रदूषण खत्म हो जाएगा।